हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि एक गैस को कंसीडर करेंगे। गैस में n मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मॉलिक्यूल्स नॉन इंटरेक्टिंग होंगे। सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास स्मॉल m होगा एंड उनके पास स्पीड c होगी। यहाँ स्पीड को हम c से डिनोट कर रहे हैं। ये वेलोसिटी वेक्टर है जो 3 डायरेक्शन में होगी ईच पार्टिकल का। अब इस स्पीड के लिए हमें एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन की ज़रूरत होती है। वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होता है। पी सी डी सी इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के वी टी 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। अगर हम इसको 0 टू इन्फिनिटी रेंज में इंटीग्रेट करें इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, तो ये लिमिट आपका जो वैल्यू आएगा इसका वो बेसिकली 1 होगा। जब 1 होगा तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प से इस कांस्टेंट जो यहाँ पे ए दिया था इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 3/2। ये जो कांस्टेंट होता है फॉर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कांस्टेंट कुछ इस तरीके से होता है के वी टी d/2। ये जो कांस्टेंट है बेसिकली वो डी डायमेंशन में 3 डायमेंशन में 3/2 हो जाएगा एंड 2 डायमेंशन में 2/2 हो जाएगा एंड 1 डायमेंशन में 1/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक अदर फैक्टर लिखा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड c बाय ए मॉलिक्यूल। अगर हमें शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए ये प्रोबेबिलिटी लिखना है तो यहाँ पे क्या होगा, पी सी ये टी सी बोथ साइड से हट जाएगा। ओनली एंड ओनली हम शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए ये फंक्शन को डिफाइन कुछ इस तरीके से कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैविंग स्पीड इन द रेंज c टू c प्लस डी सी। इस स्पीड रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एंड फॉर ए शार्प वैल्यू के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ अगर हमारे पास कोई फंक्शन है स्पीड का, तो उस स्पीड के फंक्शन का हम अगर एवरेज निकालना चाहें तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन का यूज़ करेंगे और हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पैरामीटर अगर हमारा स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर नॉर्मलाइज होगा तो ये 1 आ जाएगा, अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो यहाँ से एक नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। इसको हम सी सफिक्स पी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये फॉर विच एफ सी इज़ मैक्सिमम, अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन अप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड शुड बी 0 एंड इस कंडीशन का अप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और उसका डबल डेरिवेटिव लेके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए जो फॉर्मूला आता है वो बेसिकली आता है 2 के वी टी डिवाइड बाई स्मॉल एम। एम यहाँ है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, स्मॉल एम मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अगर हम इसको गैस कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूल जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसके बाद मीन और एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालते हैं, सेम मेथड अप्लाई होगा मीन एंड एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो ये जो वैल्यू आती है मीन एंड एवरेज स्पीड की वो बेसिकली आती है 8 kVT डिवाइडेड बाई पाई एम और इसका स्क्वायर रूट। इसी के साथ साथ अगर गैस कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 8RT डिवाइडेड बाई पाई एम। ये दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल दिया जाएगा तब आप इसको अप्लाई करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया जा रहा है तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में, बेसिकली वो होती है RMS स्पीड, स्पीड स्क्वायर मीन और रूट। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड का स्क्वायर करना है, उसका मीन लेना है, उसके बाद उसका रूट कर देना है। तो यही इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 kVT डिवाइडेड बाई स्मॉल एम और यहाँ कैपिटल एम आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा।
ये सारी कैलकुलेशंस हम 3 डायमेंशन में अभी कर रहे हैं। इन्हीं कैलकुलेशंस को हम 2D एंड 1D में भी देखेंगे। इसके बाद जो एक अनदर कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम देखें तो जो सभी तीनों ही केसेस में जो स्पीड है बेसिकली वो स्क्वायर रूट ऑफ T/m टेम्परेचर एंड मास के से रिलेशन रखती है और इन्हीं के साथ वेरी होती है। तो अब ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी कभी कभी यूज़ होता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप लिखा गया है, जो CRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। एंड इसके बाद बात करते हैं मीन और एवरेज स्पीड उससे कम होती है एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ ग्राफ में भी दिखाई गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो पीक पॉइंट है वहाँ पे है, इसीलिए हमने फंक्शन का मैक्सिमा फाइंड आउट किया था और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब स्लोप 0, इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और यहाँ मैक्सिमा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, जो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके बाद एवरेज, इसके बाद CRMS, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ये आता है कि आपको 2 ग्राफ दे दिए जाएंगे एट टेम्परेचर T1 एंड T2। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा टेम्परेचर हाईएस्ट है, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मास को मैं कांस्टेंट मान लूँ तो इस केस में स्पीड यहाँ पे है और इस केस में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो यहाँ पे पहुँच गई। तो इसमें हो क्या रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ स्पीड बढ़ती है, तो ये रिलेशनशिप भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो T2 टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन होगा T1 से, ठीक है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि एरिया शुड बी कांस्टेंट एंड मास इज ऑल्सो कांस्टेंट, वो हमने कंसिडर कर लिया था। नेक्स्ट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली मास के फॉर्म में है। मास के फॉर्म में आपने क्या करना है कि ये M2 है, ये M1 है, अब आपको बताना है कि कौन सा मास ग्रेटर है। तो इस केस में क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहेंगे एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। अब आपने यहाँ देखना है कि जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था डेल्टा C इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T/m, तो यहाँ टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया। अब इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब इन्वर्स रिलेशनशिप है तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी स्पीड उसकी कम होगी जिसका मास ज़्यादा है। तो M2 मास ज़्यादा है एंड M1 मास कम है, तो इस केस में जो रिलेशनशिप आएगा वो M2 ग्रेटर देन M1 आ जाएगा। आज के लेक्चर में यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।